अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज सिर्फ एक नए दिन का आगाज़ नहीं है, नए इस्लामी साल का भी आगाज़ है। और 1447 हिजरी का जो आगाज़ है नए इस्लामी साल का वो हो चुका है। आज यकमुल मुहर्रम है और मुसलमानान इस्लाम के लिए ये जो महीना है मुहर्रमुल हराम का और इस्लामी साल का जो आगाज़ है वो बड़ी अजीम कुर्बानियों का पैगंबर है। और आज खुसूसी तौर पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से, इस महीने के दर्स के हवाले से, कुर्बानियों के हवाले से भी हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ ज़रा कुछ बात कर लें। आज जुम्मा है जनाब, जुम्मे का छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देती हूँ, तो वो आपने नहीं भूलना है। जुम्मे के रोज़ आपने खुसूसी तौर पर दुरूद इब्राहिम का कसरत से जो है वो जिक्र करना है। इसके साथ साथ आपने जो जुम्मे की नमाज है उसका ख़ास एहतमाम करना है। दुआओं की कबूलियत की आज खड़ी हुआ करती है, तो आपने ज़रूर दुआएं मांगनी है और तमाम उम्मत मुसलमान को उन दुआओं में याद रखिएगा। और कुछ ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। तो लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा हो गया। कराची की बात करें अभी तो कराची में मुख्तलिफ इलाकों में इतनी गरज चमक के साथ बारिश हुई है, इतनी तेज बारिश हुई है, कई शाराएं जो है वो पानी से भर गई हैं, पानी जमा हो गया है और इसके साथ साथ ट्रैफिक भी मुतासिर रही है। मनाजिर में भी आप देख रहे हैं, बाज़ जो वहाँ के रिहायशी हैं वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन बात के लिए जहमत भी बन गए हैं। बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली भी बंद हो गई, शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में 550 फीडर्स मुतासर हुए हैं। 2100 में से 1550 से ज़ायद फीडर्स से बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। और लियारी बकरा पीरी पुल के नीचे एक दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। जी हाँ, और कराची की ये सूरत हाल नहीं है और पूरे मुल्क में जो है मानसून का सिस्टम दाखिल हुआ हुआ है, तो सब जगहों पर बारिशें हो रही हैं। और लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में भी सुबह सवेरे तेज़ बारिश हुई, उसके बाद फिर बूंदाबांदी हुई, लेकिन ये सिलसिला जो है अभी जारी रहना है। बिलाखिर गर्मी का जोर तो टूटा है, लेकिन हम दुआ ये करिए जो बारिशें हैं बाइस से रहमत हों, बाइस से जहमत ना हो। अभी हम जरा बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब। तो जनाब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत को जंगी महाज के बाद सफारती महाज पर भी मुंह की खानी पड़ी है। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास हुआ है और जिसमें भारत ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, मगर एससीओ ने भारतीय प्रोपेगेंडे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुश्तरका एलामिये में भारत की रिवायती इल्ज़ाम तराशी और झूठे बयानिए को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए भारत को बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार भी करार दिया गया है। और एलामिया सामने आने के बाद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तिलमिला उठे और इस एलामिया पर दस्तखत करने का भी उनका हौसला ना रहा। भारतीय वज़ीर दिफा की अटदर्मी पर तंजीम का एलामिया जारी ना करने का फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि कश्मीर और फलस्तीन जैसे देरीना मसाइल का पुरअमन हल यकीनी बनाया जाए। उन्होंने दहशतगर्दी को मुश्तरका खतरा भी करार दिया और कहा कि इससे इज्तिमाई तौर पर निपटने की जरूरत है। तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। और चीनी वज़ीर दिफा ने दो टोक अल्फाज में ताकत के ज़ोम में डूबी अक़वाम को यह तनबीह की कि जारियत और तसल्लुत पसंदी का वक्त गुजर चुका है, अब दुनिया पुरअमन तरक्की की राह पर गामजन है। मुश्तरका हिकमत अमली की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात भी किए जाए। और दूसरी जानिब केपी में बजट को लेकर इख्तलाफात बढ़ते ही चले जा रहे हैं और माइनस पैटर्न इन चीफ की गूंज सुनाई देने लगी है। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि माइनस बानी पीटीआई हमारी लाशों से गुजर कर ही होगा। गुज़िश्ता रोज भी बानी पीटीआई से मुलाकात थी, मगर बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया, जिस पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले कि मुल्क में कानून को रौंदा जा रहा है और IMF का आइंदा प्रोग्राम आ रहा है, तब हमारा भी यही रवैया होगा जो आज इनका है। उनकी किसी जो फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे और मेरा रास्ता रोका गया है। कल वजीर आजम मेरे इलाके में आए तो मैं भी पुलिस खड़ी करके उनका रास्ता रोकूंगा, तो कैसा लगेगा? इंस्ट्रक्शंस या इंडिकेशन इमरान खान साहब की थी कि अगर ये मुलाकात नहीं छोड़ते तो आप खैर है, अगर असम्बली जाती है, हुकूमत जाती है, चली जाए। और हम तैयार हैं उसके लिए। खान साहब के पास आज भी वो इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उसको रखते हुए फैसला करके बजट पास कर लिया। मुझे कोई डायरेक्शन या इंडिकेशन ऐसे नहीं है कि इमरान खान ये चाहता हो कि इमरान खान की असम्बली डिसॉल्व हो जाए टेक्निकली या उनकी हुकूमत खत्म हो जाए। मैं ये समझता हूँ इस फैसले पर जो तनकीद कर रहा है मुझे उसकी पहले तो परवाह नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, मैं बड़ा खुला आदमी हूँ। मैं आज तक ना ब्लैकमेल हुआ हूँ, नहीं मुझे किसी से फर्क पड़ता है कोई मेरी ट्रॉलिंग करवाता है। बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, भाड़ में जाए फिलाने। यार मैं एक बंदे का जवाब दूं, इमरान खान का, आई गिव अ डैम। ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम, दैट्स इट।
जबकि अलीमा खान से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप पर तनकीद की जाती है कि आपकी जानिब से जब भी कोई ऐसा बयान दिया जाता है जिसकी वजह से मुज़ाकरात भी मुतासर होते हैं और फिर इमरान खान के बयानिए को भी नुकसान पहुँचता है, क्या जवाब दिया आप भी सुनिए। खान भाई है, अगर इमरान खान ये कोई यहाँ कोई उनकी बीवियाँ तो नहीं है ना, फैमिली और पार्टी से हम इमरान खान की जब बात होगी हम इमरान खान के लिए खड़े होंगे। पार्टी को बल्कि हमारे से पूछ लेना चाहिए जब मुलाकात होती कि इमरान खान ने क्या कहा, और हम हमेशा इनसे रब्ता भी रखते हैं कि जी आप के जो उनके अहकामात होते हैं वो भी हम बता देते हैं। अगर ये इंटरफेरेंस है कि अगर हम चेक करें कि इमरान खान के अहकामात फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए और फिर जाके इमरान खान को वापस रिपोर्ट करें, अगर ये इनका ख्याल है इंटरफेरेंस है, ये असल में इमरान। और तो और कल हमें जावेद हाशमी साहब भी नजर आए। इसी पर हमने बात करनी है। शौकत बराचा सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी, थैंक यू सो मच। शौकत साहब, भारत को जंगी मैदान में तो शिकस्त हुई है और अब सफारती महाज पर भी शिकस्त होने लगी है। आलमी सतह पर पाकिस्तान भारतीय जो दहशतगर्दी और प्रोपेगेंडे को सामने ला रहा है, SCO जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत की सुबकी हुई है। 9 मेंबरान ने दस्तखत किए हैं उसके मुश्तरका एलामिये पर और भारत ने दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं आप ये सफारती सतह पर? पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला तो पहलगाम वाक़े से ही शुरू हो गया। पहलगाम में जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और सारा मुद्दा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की गई, 30 मिनट के अंदर अंदर FIR भी दर्ज हो गई और बगैर सबूत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी हो गई। दुनिया के किसी मुल्क ने भारत का वो कंटेंशन, भारत का मौक़िफ़ या भारत का स्टैंस नहीं माना। यानी ये दुनिया से कहते रहे कि पाकिस्तान ने ये किया है। जैसे पाकिस्तान सवाल उठा रहा था वैसे ही दुनिया सवाल उठा रही थी कि जो 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर कैसे लोग अंदर चले गए। फिर ये नहीं कि दुनिया और पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, बल्कि भारत के अंदर से ये सवालात जो हैं, भारतीय मीडिया का हम सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे, भारतीय मीडिया पर भारत के पॉलिटिशियन, भारत के जर्नलिस्ट, भारत की सिविल सोसाइटी वो भी सवालात कर रहे हैं। और उसी तनाजुर में जब भारत ने जंग मुसल्लत की 6 और 7 मई की रात को जो कुछ हुआ, वो एक और कामयाबी थी और नौयत की थी। लेकिन तसलसल हुई पहलगाम वाक़या। 10 मई को पाकिस्तान ने फिर वो 10-12 एयर बेसेज में आदमपुर, उदयपुर, उसके बाद पठानकोट, अखनौर, उड़ी, सब पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिए। अगेन उसका कॉन्टेक्स्ट वही था कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ, भारत उसके बाद दिल मिलाया हुआ था। पाकिस्तान सीज फायर पे राजी हुआ क्योंकि अमरीकियों ने कहा कि भारत ने रिक्वेस्ट की है, और भारत आज तक नहीं मान रहा कि जी हमने रिक्वेस्ट की है। उल्टा सदर ट्रंप ने जो कश्मीर की बात की, जो पाकिस्तान और भारत की बात की, उन्होंने जो तिजारत की बात की, उल्टा भारत की मौजूदा हुकूमत एक रिएक्शनरी बन गई। लेकिन बात वही पहलगाम वाले वाक़ये से आगे बढ़ी और अब भी SCO भारत को या भारतीय वज़ीर दिफा को कम अज कम पहलगाम का नाम लेते हुए ये पहले सोचना चाहिए कि आपका मौक़िफ़ दुनिया में किसी ने नहीं माना। और यहाँ कौन बैठा हुआ है? SCO में चाइना बैठा हुआ है। मई जंग में चाइना ने पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद चीन भी कह रहा है, ये पाकिस्तान की हुकूमत भी कह रही है और भारत भी जानता है। फिर वहाँ कौन बैठा हुआ है? रूस बैठा हुआ है। रूस ने भारत का वो मौक़िफ़ नहीं माना। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज हैं वो हैं। ईरान बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान को सपोर्ट किया इसराइल के खिलाफ, पाकिस्तान शायद खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसने इस हद तक ईरान को सपोर्ट किया। तो भारत को कम अज कम जो बेसिक आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी है कि आप पहले समझें तो सही कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप बात करना चाह रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर पहले आपकी बात सुनी गई है? नो, ना कलेक्टिवली सुनी गई, ना इंडिविजुअली सुनी गई। तो कम अज कम ये फेलियर जो भारत का डिप्लोमेटिक फ्रंट पे शुरू हुआ पहलगाम वाक़ये के बाद, मैं कल जो कुछ हुआ चीन में शिंडाओ में, मैं उसी का तसलसल देखता हूँ। फेलियर शुरू हुई और कल तक जारी रही।
बिल्कुल सही। और वाकई ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। अच्छा पराजी साहब, ज़रा आ जाते हैं जो मुल्की सियासत है उसकी तरफ। तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बड़े अरसे से अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ख़ास तौर पर केपी में बजट को लेकर इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ने लगे हैं और इसी के साथ माइनस पैट्रन इन चीफ की गूंज हमें सुनाई दे रही है। आपको लगता है क्या वाकई पैट्रन इन चीफ माइनस होने जा रहे हैं? जिस तरीके से अलीमा खान साहिबा का बयान था कि माइनस हो गए हैं बानी पीटीआई, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? दो सिनेरियो उभरते हैं। नंबर वन, फर्स्ट वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट बाय अलीमा खान साहिबा। अलीमा खान साहिबा उनकी कोई पॉलिटिकल फॉलोअर नहीं है, उनकी कोई सियासी साथी नहीं है, उनकी बहन है। तो सबसे ज्यादा खान साहब के बारे में अगर किसी को पेन होगा तो वो अलीमा खान को। नो डाउट। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो बहन भाई का रिश्ता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अलीमा खान जो कहती हैं वो आप उनकी फीलिंग की बेसिक जेनेसिस, उनका क्यों ऐसा एहसास आ रहा है, आपको हमें सबको वो सामने रखना है। और जो वाकयात का तसलसल है इसमें तो कोई शक नहीं है कि अलीमा खान साहिबा ने जो कहा कि आइसोलेट हो गए, फिर उन्होंने कहा कि वो माइनस हो गए, आहिस्ता आहिस्ता उनको माइनस कर दिया गया। ये अगर वाकयात की कड़ी मिलाएं तो वो ठीक कह रही हैं। मसलन यही केपी का बजट था, 1 महीना पहले कहा गया कि हम बजट पेश नहीं करेंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी, ये बजट ना पेश होगा ना पास होगा। फिर दरमियान में ट्विस्ट आया, कहा गया कि जी मरकज जो है वो माली इमरजेंसी लगाकर सूबे पे कब्जा करना चाहता है और हम ये साजिश नाकाम बना देंगे। मुझे तो यकीन माने उसी दिन या कंफर्म हो गया था कि ये आप बजट पेश करेंगे। हालांकि ऐलानात होते रहे कि जी पूरे एमपीए जो हैं वो अडियाला के सामने बैठ जाएंगे आकर, और जब तक खान साहब की रहनुमाई नहीं मिलेगी उस वक्त तक बजट पे न पेश होगा न पास होगा। वो अचानक क्या हुआ, बजट पेश भी हो गया और पास भी हो गया, और ऊपर से कह दिया गया कि अगर खान साहब जब चाहेंगे हम तरमीम कर देंगे इसको। लेकिन खान साहब ने खुद कहा था कि ये लोग मेरे पास आए, मैं इनको हदायत दूंगा। अब ये जो दरमियान में मैसेंजर्स हैं, फिर मुलाकातें तो होती रही हैं, खान साहब भी कुछ हदायत दे देते उन लोगों को, वो जाकर फाइनेंस मिनिस्टर असलम साहब एडवाइजर हैं केपी में, या चीफ मिनिस्टर साहब हैं, या बाकी मिनिस्टर को बता देते। ये मिसकम्युनिकेशन भी है, और चूंकि वो जो एक पॉलिटिशियन, एक सियासतदान ग्रूमिंग के साथ सामने आते हैं, उनको ये वाली इंट्रिकेसीज का ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। शायद वो भी पीटीआई में फुकदान है, इसलिए ये जो क्राइसिस है, कम्युनिकेशन का क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, ये हमें जाहिर होता है। हाँ, ये जरूर बात है कि कल को अगर खान साहब रिहा होते हैं, बाहर आते हैं, किसी और को कोई नहीं पूछेगा। जो हदायत होंगी, जो अहकामात होंगे, जो पॉलिसी होगी, वो तो जाहिर है खान साहब की हो। राइट। तो शौकत साहब, ये जो अभी बजट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने का खदशा था जिसकी वजह से इसको तस्लीम किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, क्या जरूरत थी हुकूमत खत्म करने की किसी? देखे ना, क्या वो हुकूमत कोई खतरा है वफाकी हुकूमत के लिए, या इदारों के लिए, या दीगर सियासी जमातों के लिए? आपने देखा मसलसल जलगार होती रही केपी से, और ये आज की बात नहीं है। परवेज खटक साहब जब चीफ मिनिस्टर थे और इधर चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे, उस वक्त भी परवेज खटक जब खान साहब ने ऐलान किया था इस्लामाबाद लॉकडाउन का, ये प्रोबेबली मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर नवंबर 2016 की, तो उस वक्त भी परवेज खटक साहब आए थे, उनको तो मोटरवे पे नहीं चढ़ने दिया गया था। फिर 25 मई 2022 को खान साहब खुद स्वाबी हेलीकॉप्टर पे उतरे पेशावर से, और स्वाबी से आगे जुलूस लेके आए, जलगार हुई। उसके बाद 26 नवंबर 2022 को वो जलगार करके आए लाहौर की तरफ से, लेकिन पिंडी में बैठ गए और पिंडी से आगे नहीं आए। फिर अली अमीन खान गंडापुर को बार बार आए, अभी अक्टूबर में आए, फिर 26 नवंबर को आए। कोई खतरा नहीं हुआ मरकज को, मरकजी हुकूमत उल्टा ज्यादा स्ट्रांग होती गई। और देखें, सब बातें छोड़ें, अभी हम जितना भी पुराना कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, ये जो मई की इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग थी,
इसने ऑल टुगेदर सब कुछ तब्दील करके रख दिया। रियलाइजेशन बहुत सारे लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको भी रियलाइजेशन आ जाएगी कि अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो पॉकेट थी सपोर्ट वाली वो या खामोश हो गई या फिर वो न्यूट्रलाइज हुई। इसलिए अब वो मरकज को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो माली फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है लगाते, लेकिन चूंकि एक आर्ग्यूमेंट बनाना होता है, अपने किसी काम को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन देना होती है, तो मैं तो उसको इस रीजन से ज्यादा नहीं समझता कि जाकर ये लोग इस्लामाबाद वाले वहाँ माली इमरजेंसी लगा। अच्छा, तो पराची साहब एक और चीज़ भी तो है आगे, हमें यही दिखाई दे रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला है वो भी जल्द होने का इम्कान है। अगर तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती हैं तो फिर क्या तहरीक इंसाफ में आपको कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है? और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें KP में, तो कोई हुकूमती बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं? ये जो आपने अगर लगाया ना, अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो मेरा ख्याल है अब अनकरीब ये अगर हट जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से वो तो बड़ी क्लियर हैं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स जो मोजेस जज साहिबान दे रहे हैं उनको PTI रद्द भी नहीं कर सकती, आगे से नोट करना पड़ता है कि हाँ ये आप सही कह रहे हैं कि वो गलती हुई, और सीरीज ऑफ ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स जो हैं वो PTI के अपने सामने आ रहे हैं। एक बात जरूर है कि वो जो निशान छीना गया था उसके बाद जो है वो गलत था, ये एस्टैब्लिश ये भी किया गया, लेकिन जो फैसला आना होता है वो सामने रूल्स को देख के, आइन को देख के, कानून को देख के करना होता है। कानून में कल भी जो ऑब्जर्वेशन आई कि अगर फर्ज किया ये तो PTI के इंडिपेंडेंट्स हैं, अगर वैसे 20, 25, 30 जो अदरवाइज इंडिपेंडेंट के आते हैं हमेशा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आते हैं। ये 85 में तो वैसे ही नॉन पार्टी बेस्ड था, 88 में, 90 में, 93 में, 97 में, 2002 में, 2008, 13, 18 सब में इंडिपेंडेंट्स आते रहे। अगर 20-25 वो इंडिपेंडेंट्स एक ग्रुप बनाकर कहते हैं कि चूंकि हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमें सीट दी जाए, नहीं मिलना, यही वाली रिफ्लेक्शन हो रही है। जब अदालतों ने क्या फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन रिमार्क्स जो हैं हमेशा मीनिंगफुल होते हैं। दूसरी बात जो KP में हुकूमत चेंज वाली है या ग्रुपिंग की है, यहाँ ग्रुप तो नहीं है जो फॉरवर्ड ब्लॉक की आपने बात की। अच्छा। बल्कि ग्रुप नहीं, ग्रुप्स हैं। उनके बयानात से आप जाहिर देख लें, अलीमा खान साहबा कह रही थी आइसोलेट हैं और माइनस हो गए हैं, लेकिन ऊपर से बैरिस्टर गौहर खान कह रहे थे कि आप इत्मीनान रखें, कहीं माइनस नहीं हुए। बिल्कुल। अगर उनकी मर्जी का बजट या उनकी इनपुटी बजट में शामिल नहीं है, वो पार्टी के चीफ हैं, पार्टी के बानी हैं, पार्टी है ही उन्हीं का नाम, तो फिर उनका मतलब है फॉलोइंग का क्या फायदा। इसलिए हुकूमत मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर KP में कोई वेंचर करने की PTI ने कोशिश की तो फिर उनकी हुकूमत बन ही नहीं सकेगी वहाँ पर। लिहाजा अली अमीन खान गंडापुर हुकूमत चला रहे हैं, मुझे वही कंटिन्यू करते नजर। तो हुकूमत घर जाती आपको दिखाई दे रही है। शौकत साहब, दो, क्योंकि क्विकली जरा बताइएगा, आखिरी सवाल है, दो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं जिसकी जानिब से हमें दिखाई दे रहा है कि सियासी कुछ रद्दोबदल हो सकता है। एक तो ये कि असद कैसर बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आज़म से मुलाकात, और दूसरा बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं जावेद हाशमी, वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी से कुछ नया तासुर मिला है? जावेद हाशमी साहब एक जमहूरियत पसंद आदमी है। वो जब देखते हैं कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है उनके ख्याल में, तो वो उनकी तरफ थोड़ा टिल्ट देते हैं। मैं इससे ज्यादा इसको नहीं देखता। वो बुजुर्ग आदमी है, अब वो आतिश जो थी उनके अंदर वो उतनी नहीं रही। ये तो जावेद हाशमी साहब जो है वो खुद भी बता सकते हैं बेहतर कि वो क्यों गए थे, लेकिन मैं कम से कम थोड़ा बहुत जो उनको जानता हूँ, उनके अंदर वो एक डेमोक्रेट, एक बागी जो की किताब का नाम भी है, वो बदस्तूर मौजूद है। वो बयानात भी देते हैं, और उनको भी कल मालूम था कि मेरी मुलाकात नहीं हो सकेगी, लेकिन वो वहाँ पर चले गए। इसलिए इस बात को तो यहीं तक रहने दें। बाकी दूसरा जो एस्पेक्ट है वो फिर अगेन उसी कॉन्टेक्स्ट में है
ये बैरिस्टर गौहर खान की शेक हैंड हुआ या असद कैसर साहब का शेक हैंड हुआ, ये अच्छी रवायात हैं, ये अच्छे जेस्चर्स होते हैं, ये अच्छी पिक्चर्स होती हैं, ये अच्छे सीन्स होते हैं, इनको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन इनका गला जो दबाया वो भी पीटीआई ने खुद दबाया। जब बानी पीटीआई खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो पुलवामा जैसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वाली मीटिंग में भी नहीं बैठा करते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। तो पीटीआई को कम से कम सोचना चाहिए कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाहिर है वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने हाथ मिलाया जाकर। बैरिस्टर गौहर खान तो बहुत सेंसिबल पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आए हैं। ये जो स्पिरिट की मैं बात कर रहा हूँ गौहर खान में, वो बदरजा आतम मौजूद है, लेकिन जो एक अमूमी कल्चर बना हुआ है पीटीआई का, उसमें इस चीज की कमी है। ये ब्रिज होना चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक और ज़रूरी है, और ये पॉजिटिव जेस्चर्स हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आपने हमें वक्त दिया, और जो क्रिटिकल सिनेरियो अब इस वक्त जो उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। चलिए जनाब, एक और ऐसे खेल की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तानी लड़कियां छाई हुई हैं, पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। हम बात करेंगे टेबल टेनिस की। आज हमारे साथ पेशावर से ताल्लुक रखने वाली होनहार तालिबा नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर अलिशबा हमीम मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और अलिशबा का ख्वाब है कि पाकिस्तान के लिए बैन अवी सतह पर खेलना चाहती हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं, जबकि उनकी जो दो छोटी बहनें हैं वो भी टेबल टेनिस खेलती हैं। जी हाँ, मजीद अलिशबा से बातें हैं। थैंक यू सो मच अलिशबा हमें ज्वाइन करने के लिए, और सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस आपको, आपने गोल्ड मेडल जीता है। ये बताएं इस इवेंट की क्या डिटेल्स हैं और कितनी ज़्यादा खुश हैं आप गोल्ड मेडल जीतने के बाद? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा है। मैं जो है खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हूँ एंड टेबल टेनिस की नेशनल प्लेयर हूँ। करियर का आगाज़, स्पोर्ट्स करियर का आगाज़ तब हुआ था व्हेन आई वाज इन क्लास 8। वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट हुआ था। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जब स्लोली थोड़ी सी अचीवमेंट्स हुई, मेडल्स घर लाई, ट्रॉफीज़ घर लाई, तो पेरेंट्स ने भी इनकरेज किया, ख़ुद भी मोटिवेट होती रही। एंड एट द एंड अभी ये है कि अभी मेरी सिलेक्शन हुई जूनियर नेशनल में फ्रॉम पाकिस्तान बॉबडा, एंड आई होप कि मैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊँ। इसके अलावा रिसेंटली कंसेक्टिव 3 टाइम्स चैम्पियन रह चुकी हूँ मैं, जो वाकई एक एहसास की बात है। एंड जो फाइनल में जीतती हूँ मेरी अपनी छोटी बहन हुरिया हमीम होती है, तो मतलब कोई वो नहीं होता, ना कोई खफा होती है कि छोटी बहन है या कुछ नहीं। लाइक ये ना हम दो बहनों के दरमियान में कॉम्पिटिशन होता है। एंड ये कि अभी इंशाल्लाह आगे हमारी जूनियर नेशनल आ रही है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी है। एंड मैं यही कहूँगी आप सबसे कि मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें, ताकि मैं आगे सिर्फ अपने सूबे का ही नहीं अपने मुल्क का भी नाम रोशन करूँगी। तो ये बताएं कि कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं, टेबल टेनिस कब से खेल रही हैं? अच्छा, मैं जब क्लास 8 में थी तो वहाँ से मेरा जो है स्पोर्ट्स का करियर स्टार्ट हुआ था। लाइक स्लोली ग्रेजुअली, तब मैं इतना सीरियस नहीं थी, लेकिन ये था स्टार्ट से ही एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट थी मुझ में। तो अम्मा अब्बा ने, पेरेंट्स ने देखा, ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, उन्होंने मुझे इधर कयूम स्टेडियम में एडमिशन दिलाया। एंड वहाँ से 8 क्लास के बच्चे, मतलब इतनी एज नहीं थी मेरी, लेकिन अब मैं 4th सेमेस्टर में, लाइक कोई 6-7 ईयर्स का टाइम पीरियड गुजरा है। तो मुझे चाहिए था कि मैं इस टाइम एक इंटरनेशनल मेडल सिक्योर करती। एंड मतलब मेरे इंटरनेशनल टूर्स रहे हैं, बट हमारी गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं होते, हमारी केपी गवर्नमेंट के पास, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं होते। हर बार हमें सुनने को मिलता है कि फंड्स नहीं है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो बस अभी देखते हैं, इंशाल्लाह आई होप फंड होंगे एंड हमारा टूर होगा, ताकि हम अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए मेडल लाएं। बिल्कुल, और इंशाल्लाह आप जीत लेंगे इंटरनेशनल मेडल अलिशबा, हमें पूरी उम्मीद है आपसे। अच्छा, मुझे बताएं कि इस मकाम तक आपको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, और ट्रेनिंग जो आपकी होती है इसके लिए, टेबल टेनिस के लिए, वो किस नौयत की होती है? बिल्कुल, इस मकाम तक पहुंचने के लिए मतलब इंसान ऐसे ही नहीं आता, आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत, दुआ और दवा दोनों चाहिए होती हैं। तो डेली मेरी रूटीन इस तरह है कि मैं सुबह के टाइम चली जाती हूँ यूनिवर्सिटी, सही है, वापसी में आके जहाँ और बच्चे घर आके रेस्ट करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं या थोड़ा सा सो जाते हैं, मैं उस टाइम में दोबारा से नमाज़ पढ़ती हूँ, चेंज करती हूँ, स्टेडियम जाती हूँ, अपनी 2 आवर्स रनिंग करती हूँ, मैं टेबल प्रैक्टिस करती हूँ, शैडो करती हूँ। एंड उसके बाद एक अपनी फुल एक रूटीन के साथ सब कुछ करके फिर मैं घर वापस आती हूँ। और मेरा जो है ना स्पोर्ट्स में 6-7 ईयर्स हो चुके हैं, एंड कंसेक्टिव 6-7 ईयर्स से मेरी यही रूटीन है, एक्सेप्ट फॉर दैट जब कोविड का टाइम था, उस टाइम पे थोड़ी सी जो है ऊंच नीच हुई थी।
लेकिन इसके अलावा मेरा जो ओवरऑल जो रूटीन है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेट चल रही है इसी स्पोर्ट्स की वजह से। काफ़ी एक्टिविटीज़ आप करती हैं और मेरा ख्याल है कि इस जनरेशन को जो कि स्क्रीन के साथ जुड़ी हुई है आपकी तकलीद करनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, टेबल टेनिस खेलने के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपको और उसे आपने कैसे अबूर किया? वाकई चैलेंजेस होती हैं और खैबर पख्तूनख्वा में रहते हुए एक फ़ीमेल के लिए घर से बाहर कदम रखना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, घर से बाहर कदम रखती है ना और वो हज़ारों किस्म की नज़र होती है जो आपको देख रही होती है, वो डेली उनको फेस करके जाना। एंड इसके अलावा अगर हम होते फेडरल साइड पे या पंजाब साइड पे तब आसान होता, लेकिन अभी खैबर पख्तूनख्वा में रहते हुए स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना पहले मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम यूज्ड टू अभी के लिए, और ये कि अल्लाह का शुक्र है अभी जब आपका गोल सेट होता है ना तो कोई हर्डल आपको नहीं रोक सकते उस तक पहुंचने से। हाँ, तो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। जब गोल सेट होता है आप उसके लिए मेहनत कर रहे थे तो कोई हर्डल जो है वो आपको रोक नहीं सकती आपके टारगेट के करीब जाने में। अच्छा मुझे ये बताएं कि लिशबा सबसे ज़्यादा घर में आपको सपोर्ट कौन करता है? अच्छा नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा कोई स्पोर्ट्स साइड पे नहीं, लाइक मेरी मम्मा मेरी बाबा बिल्कुल मतलब स्पोर्ट्स फील्ड में कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो दोनों बैंकर हैं। एंड मेरी फैमिली भी मतलब कोई इतनी स्पोर्ट्स में इन नहीं है। लाइक दैट वाज ये सिर्फ मैं थी, मेरी छोटी बहन थी हुरिया हमीम, उससे छोटी अदीना हमीम। We three sisters are the first one who stepped in this sports field. And ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पेरेंट्स से फुल सपोर्ट मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। लाइक मम्मा बाबा है ना, वो हमारी बैकबोन है, ठीक है, वो ना होते तो मुश्किल ये कि आज हम इस मकाम पे होते। उन्होंने हर जगह पे सपोर्ट किया, लाइक कोई इवेंट होता है, केपी के अंदर है, केपी के बाहर है, कहीं भी है, हमेशा पेरेंट्स सपोर्ट किया। और ये इनकी सपोर्ट है, उनकी दुआएं हैं, हमारी मेहनत है जो आज हम लोग इस जगह पर हैं। तो आप बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन से इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का सोच रहे हैं? फ्यूचर में भी हमारा आ रहा है जूनियर नेशनल आ रहा है, इंटर यूनिट आ रहा है, इसके अलावा सीनियर नेशनल आ रहा है। एंड आई होप कि मैं उसमें जो है मेडल सिक्योर करूं, पाकिस्तान टीम में आऊं ताकि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करूं। सही है। इसके अलावा आगे अपकमिंग इवेंट्स बहुत हैं और ऐसे इवेंट्स होते ही रहने चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ खेलने से ही नहीं सीखता। जब तक उसके जो है ना फॉरेन एक्सपोजर ना हो, उसके इवेंट्स ना मिले, वो जब खेलता है तो उसका एक्सपीरियंस होता है, वो उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे अपने मैचेस विन करता है, लूज़ करता है, हर चीज़ खेल का हिस्सा होता है। सही है। तो मतलब कि जब वो हारता है ना, वो अपनी उस हार से सीखता है। सही है। तो एक टाइम आता है हार एक टाइम वो जीतता तो है ना। सही है। दूसरी बात यह है कि इवेंट्स होने चाहिए। सही है। स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स हैं हमारे ना, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उनकी जो है एक तो ये कि उनकी मोटिवेशन होती है, वो मोटिवेट होते रहते हैं, इनकरेज होते रहते हैं। एंड मेरे पर्सनली हिसाब से इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, वो आगे आ सकें। बिल्कुल, और ये ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स का होना भी, इनका एहतमाम भी किया जाना चाहिए, और एक प्लेयर को जो सपोर्ट चाहिए होती है वो भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं लिशबा कि मैसेज आपसे लेंगे अभी हम कि जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाली लड़कियां हैं और जो आगे आपको देखकर मोटिवेट होकर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का इरादा रखती हैं, ऐसी लड़कियों को क्या पैगाम देंगी आप? मैं हमारी फ्यूचर जनरेशन को यही कहूँगी कि वो स्टेप फॉरवर्ड हों, आगे आए, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें। किसी बच्ची में अगर पेरेंट्स देखते हैं कि स्पिरिट है, इंथुसियाज्म है, सही है, उसमें जो है करेज है कि वो स्पोर्ट्स फील्ड में आए, तो आई वुड सजेस्ट देम कि स्पोर्ट्स फील्ड इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज दैट ऑफ एजुकेशन। तो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इंगल्ज करें। सही है। उनको प्रमोट करें, उनको एजुकेट करें स्पोर्ट्स के बारे में। सही है। क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड की जो है ना, मतलब इतनी नो हाउ नहीं है, पेरेंट्स को स्पेशली इतनी नो हाउ नहीं है। आई वुड लाइक कि वो बच्चियाँ आगे आएँ। सही है। अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें। आई वांट देम कि वो अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है अलिशबा। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो पैगाम आपने जनरेशन को दिया है बहुत ही खूबसूरत है कि आप हेल्दी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करें, तभी आप जो है मुल्क को कौम के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। स्क्रीन्स को देखते देखते टाइम ही ज़ाया होता है आपका, और आप लोगों को ऐसी कारकर्दगी देखते हुए ही मुतमईन घरों को बैठे होते हैं। आप खुद भी निकलें, खुद भी करें, स्क्रीन का टाइम कम करें। और उसके साथ साथ अलिशबा सिस्टर्स जो हैं, हमीम सिस्टर्स देखें, टेबल टेनिस में नाम कमा रही हैं, और हम वी विश देम ऑल द बेस्ट हमीम सिस्टर्स को कि उनके आने वाले जितने भी इवेंट्स हों वो भी कामयाब रहें, इसी तरह जिस तरह से ये इवेंट कामयाब रहा है और इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हम ब्रेक के बाद आ सकते हैं।
वेलकम बैक। फर्स्ट हाफ से पहले मूड कुछ मजीद खुशगवार करते हैं, प्योर एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, क्यों ही ना? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट सेगमेंट आजकल हम दोनों का बड़ा फेवरेट चल रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के जो सब ड्रामाज हैं वो हम ज़रूर फॉलो करें। अली, एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है, आपने देखना शुरू किया, थोड़ी सी बेवफाई। थोड़ी सी बेवफाई बिल्कुल ज़बरदस्त ड्रामा है, और आते ही एक जेलसी का जो फैक्टर उन्होंने डाला है कमाल का है। बेवफाई का नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिलों की धड़कनें तो तेज हो जाती होंगी, और ऐसे ही जब हम देखना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे, आपको भी फील होगा कि आपके दिलों की धड़कनें भी तेज होने लगेंगी। तो है ना, मेरा ख्याल है बिला तवक्कुफ हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कुछ झलकियां उसकी। मारा आपको? पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने बहुत जोर से मारा था। माम को ऐसा नहीं करना चाहिए। माम क्या हुआ? क्या हुआ? पूछो इससे क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम्हारी सालगिरह के लिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बना रही हूँ, फिर भी तुमने इतनी देर कर दी। अरशद, मैं तुम्हें हर रोज नहीं ले जा सकता तुम्हारी वालदा के पास। थोड़ी सी बेवफाई। तो जनाब देखना मत भूलिएगा थोड़ी सी बेवफाई, हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अगर कोई एपिसोड आपका मिस हो जाता है तो जनाब आपने परेशान नहीं होना, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। लिंक हमारी स्क्रीन पर है हमारे यूट्यूब चैनल का, तो आपका कोई भी एपिसोड आप मिस नहीं होगा। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। एक मुलाकात आपकी और करवाते हैं, पर वो मैं और हिना नहीं करवाएंगे बल्कि उफेरा फैज करवाएंगी, और वो मुलाकात है जो हमारी क्रिकेट की दुनिया के, क्रिकेट की अंपायरिंग के माया नाज नाम है, अलीम डार से वो मुलाकात कर रही हैं। क्या बातें हो रही हैं आपको दिखाते हैं। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों का चर्चा तो हर वक्त रहता ही है, मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने क्रिकेट की फील्ड में बहुत नाम कमाया। ना तो उन्होंने जिंदगी भर बल्ला उठाया और ना ही कोई बॉल फेंकी, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं बात कर रही हूँ अलीम डार साहब की, और मैं मौजूद हूँ अलीम डार फाउंडेशन में। ये एक ऐसी फाउंडेशन है जहाँ पर थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों का न सिर्फ मुफ्त इलाज किया जाता है, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं अंदर, इस फाउंडेशन का विजिट कराते हैं और बताते हैं कि ये इदारा आखिर किस तरह से काम करता है। इस वक्त हमारे साथ अलीम डार साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आईसीसी के एलीट पैनल का हिस्सा रह चुके हैं और इसके साथ साथ मुसलसल 3 बार एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, और इसके अलावा इन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज और वनडे मैचेस में इन्होंने एम्पायरिंग की है, और आजकल ये बतौर नेशनल सेलेक्टर जो है वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आज इस वक्त जिस फाउंडेशन में हम मौजूद हैं अलीम डार फाउंडेशन, उसको भी लेकर चल रहे हैं और थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, उसके बाद एक शिफ्ट आया और अलीम डार फाउंडेशन का आगाज़ हुआ। ये जो सफ़र है बीच का, ये सफ़र कैसा था? बिल्कुल जी, इसमें मैं 25 साल जैसे को आपने बताया मैंने अंपायरिंग की, और अल्लाह का शुक्र है अंपायरिंग में जितने भी अवार्ड्स हैं वो एक पाकिस्तानी के पास हैं, और बीइंग पाकिस्तानी आई फील प्राउड कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये 8 साल से मैं थैलेसीमिया के बच्चों के साथ इन्वॉल्व हूँ, और इन बच्चों के लिए मैं ब्लड इकट्ठा करता था। महमूद भट्ट साहब थे, वो मुझे थैलेसीमिया में लेके आए। मैं एक सेंटर में गया, वहाँ एक बच्चे को लेके एक वाला साहब मेरे पास आए, डॉक्टर साहब ये बच्चे को आप अपने पास रख लें और मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मैं जी मुझे क्यों? कह रहे जी ना मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, इसका ब्लड मैं इसके लिए अरेंज नहीं कर सकता, ना ही जो फाइनेंशियली मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं रहीम यहाँ से आता हूँ और प्लीज़ इसको अपने पास। तो मुझे वो ऐसा मेरे दिल को लगी, मैंने कहा जी ये इसको जो हम सेंटर बनाएं इंशाल्लाह ये थैलेसीमिया के बच्चों का, और साथ सेंटर में बच्चों को ब्लड लगाया जाए, जो कि माशाल्लाह हम 1.5 साल से बच्चों के लिए ब्लड लगा रहे हैं। सर, आपको लगता है कि इस पूरी काविश में, क्योंकि एक आपका इदारा है, इसके अलावा बहुत से दीगर ऐसे इदारे हैं जो थैलेसीमिया में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बच्चों को ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लगता है कि थैलेसीमिया की केसेस में कुछ कमी देखने में आई है पाकिस्तान में? जी देखें, इसमें 5 से 6 हज़ार बच्चा मेरे ख्याल हर साल पैदा हो रहा है, जो कि बहुत ही वरी है पाकिस्तान के लिए। और मेन है जी इसमें अवेयरनेस कि जो लोगों का, मेरे पास डॉक्टरों की मिसाल है, जो पेयर है
बड़े बड़े आर्मी के बंदे भी हैं, बहुत बड़े हाईली पोस्ट पे, लेकिन ये है कि उनके बच्चे भी थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, उन्होंने शादी से पहले टेस्ट नहीं करवाया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्ट करवाना, जो कि लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। जिसमें हम वो एक बड़े हमारे गुलकार भी हैं, वो माशाल्लाह माइनस थैलेसीमिया का हम पेशेंट हैं। तो लकीली उनकी बीवी ठीक थी, तो बच्चे माइट भी माइनर। तो इसमें प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब माइनर की शादी माइनर से होती है, तो ये मेजर बच्चे पैदा होते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि इसको अवेयरनेस दीजिए लोगों में। और मेरी मौलाना राघव साहब से भी इसमें जो मैंने रिक्वेस्ट की, जो हमारा स्टार्ट था, तो वो कह रहे जी हमारा दारा नेमी है, वहाँ हम बच्चों को ब्लड देते हैं और बहुत ज़्यादा मैं जी सर इसमें ब्लड देना तो ठीक है बच्चों के लिए, लेकिन इसमें निकाह नामे के ऊपर ये दर्ज होना ज़रूरी है कि ये आप टेस्ट करवाएंगे तो आपका निकाह होगा। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र उनको वो समझ आई, तो अभी वो निकाह नामे के ऊपर आ रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फ्यूचर में इसकी कमी होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जी सर, आपकी काविशों को हम सराहते हैं। सर एक चीज़ पे मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि मैंने अक्सर आपके छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं इंटरनेट पर, जहाँ पर बच्चों को जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा होता है, आप उनके साथ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वो क्या मंजर होता है, क्योंकि बच्चा उस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रहा होता है, लेकिन आप उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी, इसमें 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर है जब बच्चे को ब्लड लगता है, और ये टफ़ है बच्चे के लिए। और अल्लाह का शुक्र है हम कोशिश की है, हमने LCDs भी लगाई, बच्चों को उसमें कार्टून देखते रहे, बच्चों को बिजी रहे, और बच्चे जैसे इफ्तिखार ठाकुर ने बताया, अली मीर का बताया, वो आते हैं उनके साथ खेलते हैं। और मैं भी जब भी आता हूँ बच्चों के साथ छोटी 3-4 गेम है वो उनसे खेलते हैं, ताकि वो टाइम उनका अच्छे तरीके से पास हो। सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, इस पूरे प्रोसीजर में आई नो ये बड़ा हेक्टिक प्रोसीजर होता है, ब्लड कलेक्ट करना, फिर अरेंज करना और वक्त पर बच्चों को ट्रांसफ्यूज़ करना। इस पूरे प्रोसीजर में क्या कोई हुकूमती इदारा या कोई दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके साथ मदद करती हैं? देखिए, अगर हुकूमत की बात करें तो बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। और अभी तक मैंने रिक्वेस्ट की हुई है लैंड की, देखते हैं वो भी वो करते कि नहीं करते। लेकिन ये है कि 1-2 है लैंड जो ऑनर्स हैं, उन्होंने हमें वादा किया कि जी इंशाल्लाह आपको अब लैंड हम देंगे, अगर हुकूमत नहीं देगी तो। लेकिन इसमें मुझे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये स्टार्ट में ही आई है कि जिन लोगों के पास मैं जाता हूँ वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी हमारी फाउंडेशन वैसे फेमस नहीं हुई जैसे बाकी हैं कि लोग डायरेक्टली उसमें डालें, क्योंकि लोगों को पता नहीं, कई लोगों को कि मैं इसमें हो गया हूँ। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं जी कि इसको कि जो बच्चों को जो बहुत बड़ा चैलेंज हमारा मेडिसिन का कि ये बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इंशाल्लाह हम नहीं आने देंगे इनको। इंशाल्लाह जी, हम आपको अलीम साहब के साथ ऊपर लेकर जाएंगे, इनकी लेबॉर्ट्री आपको विजिट कराएंगे जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री है, और आपको बताएंगे कि वहाँ पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, और जो ब्लड आप देते हैं यहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, क्या उसकी लाइफ होती है, ये सब चीज़ें आपको आगे चल के बताएंगे। ये अलीम डार फाउंडेशन का ब्लड बैंक है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खून के एहतियात के सिलसिले में लोग कितने ज़्यादा बढ़कर सामने आते हैं, और अब तक कितने लोग आपके साथ एज अ डोनर रजिस्टर हुए हैं? जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी जो ब्लड कलेक्शन होती है यूनिवर्सिटीज़ में होती है माशाल्लाह जी, और यूनिवर्सिटी में बच्चे मैं और इफ्तिखार ठाकुर साहब जाके मोटिवेट करते हैं, और जिन्होंने ब्लड नहीं भी देना होता वो माशाल्लाह बच्चे देते हैं, और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा ब्लड देती हैं, और सबसे ज़्यादा कलेक्शन हमारी वहाँ होती है यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा फिर हमारी जो है फैक्ट्रीज़ में लोग काफ़ी देते हैं बेचारे, वो मैं समझता हूँ जो जिनके लिए खाना मुश्किल होता है, लेकिन जब उनको बताया जाता है ये आप बच्चों की जान बचानी है और ये आप ब्लड देंगे तो किसी की जान बच सकती है, तो दिल खोल के फिर खून की एहतियात देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जब अलीम डार फाउंडेशन ब्लड कलेक्ट करती है उसके बाद क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, और किस किस तरह के टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं? जब हमारे पास कैंप से ब्लड आता है इधर हमारे पास, तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, उसको हम सारे जो बैग्स आते हैं उनको हम अपने रेफ्रिजरेटर कैबिनेट जो टेम्परेचर कंट्रोल है जिसका टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री है उसमें रख देते हैं। उसमें से हम 10-10 बैग करके निकालते हैं, उनको हम जो है ना सीक्वेंस से उनको नंबर लगाते हैं, नंबर लगाने के बाद उनकी ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद उनको जो है ना ये क्रायोफ्यूज में हम जो है ना इनके कंपोनेंट्स बनाते हैं, पैक्सेल एंड FAP, वो फिर हम जो है ना
FAP जो है ना वो -40 टेम्परेचर पर रख देते हैं और जो पैक्सल बनते हैं वो उसको हम 2 to 6 डिग्री पर रख देते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में कुछ मिथ्स होती हैं ब्लड डोनेट करने के हवाले से। कुछ को लगता है कि अगर हमने खून दिया तो हमें कमज़ोरी हो जाएगी और अगले 5, 6 या 1 साल के लिए हम खून देने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इन मिथ्स को थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप क्लियर कर दें। कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक कुदरत का निज़ाम है। अगर आप ब्लड नहीं देते तो हमारे जिस्म के अंदर रेड सेल्स की जो लाइफ है ना 90 to 120 डेज है। अगर नहीं देते वो 90 दिन में सेल्स खत्म हो जाते हैं, दोबारा से बोन मैरो प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, जो नॉर्मल हेल्दी है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ब्लड देगा तो कमज़ोर हो जाएगी, ये तो बस उसकी साइकोलॉजिकली है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, इंसान के जिस्म में 5 से 6 लीटर खून होता है, तो जब वो डोनेट करते हैं तो कितने मिलीमीटर खून जो है वो दिया जाता है? हम 500 ml लेते हैं। 500 ml। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी से खून की बहुत छोटी सी मकदार है जो ली जाती है और आपके खून की एक बोतल थैलीसीमिया के 3 बच्चों की ज़िंदगी बचा सकती है। जी बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, तो सर मुझे बताएं कि यहाँ पर आपके जो ब्लड बैंक्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और वो ब्लड की लाइफ को किस तरीके से मेंटेन करते हैं? ये इसमें हम पैक्सल रखते हैं जिसका टेम्परेचर 2 to 6 है और ये जो है ना ये -40 टेम्परेचर है इसका। ठीक है, और ये 1 साल के लिए जो है ना वो सेफ हो जाता है। 1 साल के लिए ब्लड सेफ हो जाता है। हमारे पास 2 किस्म के बच्चे आ रहे होते हैं, एक वो है जो थैलेसीमिया जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, एक वो है जो हीमोफीलिया के बच्चे जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिनको FAP वाइट सेल लगते हैं, तो वो हम जो है ना प्रिजर्व कर लेते हैं। हमारे कोई प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इस वक्त हमारे साथ महमूद अहमद भट्ट साहब की मिसेस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा व्यूअर्स, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अलीम डार साहब को इस मिशन पर लाने वाले महमूद अहमद भट्ट साहब थे और अब मैम उनके इस विजन को आगे लेकर चल रही हैं। मैम मुझे बताएं, इस लेगेसी को कंटिन्यू करना कितना मुश्किल है? स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मुझे हिम्मत दी, क्योंकि मैं 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन के साथ मैं और मेरे हस्बैंड मिलके काम कर रहे थे। फ़र्स्ट टाइम जब हम फाउंडेशन में गए और हमने इन बच्चों को देखा तो आप यकीन जाने कि इतना दुख और तकलीफ़ से भरे हुए हम वहाँ से निकले और फिर हमने ये दिल में अहद किया कि हम पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मैम कितना टाइम आप देती हैं इस इदारे को? मैं मोस्टली मैं जो तो समझती हूँ कि ये मेरा दूसरा घर है। 7-8 माह हो गए तकरीबन, तो मैं प्रॉपर इधर आती हूँ बच्चों के पास, इनको मिलती हूँ, इनके साथ टाइम गुजारती हूँ। फिर जब हमारे कैंप्स होते हैं तो कोई ऐसा कैंप नहीं जिसमें मैं ना जाऊँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आप ये जो मिशन लेकर चल रही हैं अल्लाह इसमें आपको कामयाब करे और अगर आपको कभी भी मेरी टीम की ज़रूरत पड़ती है तो हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो इदारे हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं उनके दिल खोल कर मदद करें, क्योंकि आपके खून की एक बोतल थैलेसीमिया में मुब्तला 3 बच्चों की ज़िंदगी बचा सकती है और यूँ आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों की ज़िंदगी की उम्मीद बन सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। और अभी आपको लिए चलते हैं, शामिल करते हैं अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स और देखते हैं कि वकार अहमद मलिक किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। इससे पहले कि मौजू पर बात करें, मैं आपको अपना जो सराउंडिंग्स है इसका बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे भेड़ें चल रही हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं जो कि शेफर्ड हैं, चरवाए हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और ये मंज़र जो है ये सिरन वैली का है। बात आज हम करेंगे कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स लोग तोड़ते हैं उनकी नफ्सियात के। मैं आपको अपना ज़ाती एक बहुत अच्छा तजुर्बा बताता हूँ जिससे हमें समझने में ज़रा आसानी होगी। अगर कोई सिग्नल रेड हुआ है और मैं पहले पहुँचा हूँ तो डेफिनेटली मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुक जाऊँगा। मुझे देख के जो अगला एक बाइक है वो भी रुक जाएगा, उसके साथ 2-3 और भी रुक जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर कि किसी का बिल्कुल भी इम्पल्स का कंट्रोल नहीं है तो वो हो सकता है कि वो तोड़े। जैसे ही वो तोड़ेगा तो साथ ही एक और तोड़ देगा और साथ ही देखेंगे कि अचानक वो सारा जो मोटरसाइकिल्स बहुत सारे रुके हुए थे वो सारा रेला जो है एकदम उन्होंने सिग्नल ब्रेक किया है और तोड़ते चले गए हैं। ये क्या है? यानी बेसिकली हम
कन्फॉर्मिटी के साथ रहना चाहते हैं। और कन्फॉर्मिटी क्या है कि जिसमें आप मेजॉरिटी के साथ अलाइन होना चाहते हैं। अब मेजॉरिटी अगर कानून शिकन होगी तो आप कानून शिकनी करेंगे, मेजॉरिटी अगर कानून पे अमल करने वाली होगी तो आप कानून पे अमल करेंगे। अब वहाँ पे भी यही हो रहा होता है कि अगर फ़र्ज़ किया ये तो मैं अगर अकेला हूँ, अगर 4-5 ऐसे बाइकर या ऐसे गाड़ी वाले जो वाकई कानून को ओबे करते हैं या कानून का एहतराम करते हैं, तो अगर वो पहले पहुंच जाएं, किसी भी सिग्नल जैसी रेड होता है वो पहले पहुंच जाए और वो सारे रुक जाएं, तो आप देखेंगे कि अक्सरियत जो है वो रुकना शुरू हो जाएगी और वो सिग्नल पे एक मंजर होगा कि काफ़ी लोग रुके होंगे। लेकिन अगर पहले शुरू में कुछ लोग जो है वो अगर तोड़ दें तो वो एक ट्रेंड सेट हो जाता है, वो एक रुझान सेट हो जाता है और वो सारे जो है वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये इलामत किस चीज़ की है? ये इलामत है ज़हनी तौर पे या अकली तौर पे कमज़ोरी की, यानी आप ख़ुद सोचने के काबिल नहीं हैं। आप बेसिकली अगर वहाँ पे आप लोगों को देखते हैं जो भी करते हुए, इसी वजह से हमारे यहाँ जो मॉब साइकोलॉजी है आपको मालूम है कि वो क्या होती है। और कुछ लोग जो हैं अगर वो शीशे तोड़ रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके अपने अंदर कोई ज़रा सा भी अकली तरक्की नहीं हुई, ऐसी तरक्की नहीं हुई जो आपको ये बता सके कि ये कानून है, ये कानून क्यों होता है, ये कानून क्यों बनाए जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुझे क्यों एहतराम करना है, अगर मैं एहतराम करूँगा तो दूसरा एहतराम करेगा, और जब हम सब एक एहतराम करेंगे तो सोसाइटी की शक्ल या माशरे की शक्ल क्या होगी, और ऐसा खूबसूरत माशरा जो है वो हम छोड़ के जाएंगे बच्चों के लिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तो तब आपके ज़हन में आती हैं जब आपको थोड़ी सी कोई अकल हो, कुछ अकली परवरिश जो हुई हो, तो उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ हो तो डेफिनेटली आप कन्फर्मिटी के शिकार होते हैं, आप मेजॉरिटी के साथ अलाइन करना चाहते हैं। वो मेजॉरिटी अगर कानून शिकन है तो कानून शिकनी करेंगे, वो मेजॉरिटी अगर कचरा फेंक रही है आप भी कचरा फेंकेंगे, वो मेजॉरिटी अगर शोर व गुल मचा रही है, किसी जगह पे हुल्लड़ मचा रही है, आप भी उसके साथ शामिल हो जाएंगे। और इसी वजह से जनरली लोगों को ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में इससे लोग जब बाहर जाते हैं, वही लोग जो कानून शिकन होते हैं, वहाँ पे कानून का एहतराम अचानक क्यों शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो ठीक है वहाँ पे कानून एक सख्ती अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो लोग कानून का एहतराम कर रहे होते हैं ये कानून की सख्ती से ज़्यादा बुनियादी तौर पे उसकी कन्फर्मिटी या उस मेजॉरिटी के साथ लाइन होना चाहते हैं। यानी वहाँ पे एक प्रेसिडेंट ही नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है कानून शिकने की, तो वहाँ पे बिल्कुल ये अलाइन हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी जब इस तरह की वेव आई, जब हमारी तालीमी जो मामला है वो मेयारी हुआ और वाक़तन हमने अपने बच्चों को जो तरबियत दी वो बहुत अच्छी दी, तो जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाएंगे तो ये एक अपनी कन्फर्मिटी पैदा करेंगे। ये अपने तौर पे जब ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली माशरे के अगर कोई थोड़े बहुत मनफी अनासर या मनफी चीज़ें वो ख़त्म होती चली जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस खूबसूरत जगह के हवाले से भी आपको यही कहूँगा, सिरन वैली जो है अभी तक इसकी खूबसूरतियाँ हिडन हैं। अभी तक यहाँ पे उस तरह का रेला नहीं आया, और आए बहुत अच्छी बात है, तरक्की हो, लेकिन सबसे गुजारिश है कि जो भी यहाँ पे आए, इस खूबसूरत वैली में आए, अपने फुट स्टेप्स छोड़ के जाए, बाकी कुछ भी ना छोड़ के जाए। और इस खूबसूरत नेचर को देखिए, परिंदों को देखिए, भेड़ें चराते हुए इन बच्चों को देखिए, और जगह जगह जो नदियाँ बह रही हैं इनको देखिए और ज़हनी सुकून हासिल कीजिए। और इस ज़हनी सुकून हासिल करने के बाद आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कानून जो है उस पर उसका एहतराम करना क्यों ज़रूरी है। यहाँ से वापस जाइए, एक कानून पसंद शहरी बन के जाइए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब कुछ बात करते हैं नए इस्लामी साल 1447 हिजरी की, जिसका आगाज़ हो चुका है। आज यकम मुहर्रम उल हराम है। मुसलमान इस्लाम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज़ इंतहाई अजीम कुर्बानियों का पैगंबर है। नए इस्लामी साल का आगाज़ हो तो अरब अजम में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हों, उन्हें हकीकी मायनों में हिजरी साल नौ के आगाज़ पर तो खुशी होती है, क्योंकि तारीख़ इस्लाम का तमाम तर सरमाया इन्हीं कमरी महीनों और हिजरी तारीख से ही वाबस्ता है। मुहर्रम उल हराम इस्लामी एतबार से इंतहाई अहम महीना है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम उल हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की ख़ास फजीलत और अहमियत बयान करके उनकी ख़ास बरक़ात और खुसूसियात बयान फरमाई हैं। आज हम बात करेंगे कि मुहर्रम में किस चीज़ का हमें वो दर्स देता है और कितनी अहमियत और कितनी फजीलत है। बिल्कुल, प्रोफेसर नासिर महमूद इस्लामी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप दोनों ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो सब हम चाहेंगे आप बताएं कि मुहर्रम उल हराम हमें किस चीज़ का दर्स देता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। आपने बहुत ही अहम सवाल से आगाज किया। मुहर्रमुल हराम की पहले कुछ फजीलत बयान कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि बहुत फजीलत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 महीने बनाए, ये अल्लाह की मंशा थी। यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जब से आसमान और जमीन तख्लीक हुए हैं तब से अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 ही थी। मिनहा अर्बातुल हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले थे। वो 4 महीने जो हुर्मत वाले थे आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बता दिए। फरमाया सलासुन मुतवालियात व रजब मुदर, वो 3 लगातार महीने जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और आगे मुदर का रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले थे हमेशा से ही। इसकी इतनी फजीलत थी, कुफार मक्का इसकी इतनी इज्जत करते थे। कुरैश मक्का, कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का इस्लाम की एडवेंट से पहले, इस्लाम की आमद से भी पहले इसमें जंग जिदाल ममनू था, लड़ते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे, अमन आ जाता था, चलती हुई लड़ाइयां बंद हो जाती थी। उनमें बुराई थी जो नसी करते थे, महीने आगे पीछे कर देते थे। उन्होंने बाज़ की एक बिदअत पकड़ी हुई थी कि बाज़ का जंग के दौरान हुर्मत वाला महीना आ गया तो वो कहते थे कि ये हुर्मत वाला महीना हम आगे कर देंगे। वो कानून का लिहाज पास करने के बजाय, वो रुकने के बजाय उन्होंने ये गलत काम किया जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफ्र में ज्यादती का नाम दिया कि हुर्मत वाले महीने को आगे पीछे कर दिया बजाय इसके कि जंग और जिदाल को खत्म करते। लेकिन अक्सर और बेशतर ये हुआ और अक्सरियत उनकी ये करती, अपने बाप और भाई के कातिल को भी इस महीने में नहीं पूछते थे और अमन और अमान दे देते थे। बहुत इज्जत वाला महीना है। हुजूर सदर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक महीने को आप अंदाजा करें अली भाई, शहरुल्लाहिल मुहर्रम कहा। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह का महीना मुहर्रम, हालांकि 12 के 12 महीने अल्लाह के महीने, उनमें से एक को फिर अल्लाह का कहना उस महीने के शरफ, फजीलत, इज्जत और एहतराम की तरफ इशारा है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपके सवाल की तरफ आता हूं। ये महीना हमें किस चीज का सबक देता है, ये बहुत बड़ी बात है और इस तरफ हमें हर वक्त गौर करना चाहिए। इसका आगाज कुर्बानी से है। इसके आगाज में कुर्बानी सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के जिक्र से, आपकी कुर्बानी और बाज रिवायात, बाज लोग सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत भी, अगरचे कि मैंने इस पर तहकीक की है कि वो 26 जुल्हज उसकी तारीख बनती है, लेकिन पाकिस्तान में और मुख्तलिफ जगहों पर यकम मुहर्रम को फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन मनाया जाता है, तो वो भी एक कुर्बानी थी। और आशूरा मुहर्रम वाक़या करबला की वजह से जो मशहूर हुआ, 10 मुहर्रमुल हराम, तो इतनी बड़ी कुर्बानी कि तारीख इंसानी में ऐसी दूसरी कुर्बानी की मिसाल नहीं मिलती कि कोई इंसान अपने हाथों से अपने लाडलों, अपने प्यारों, अपने अजीजों को इस तरह अल्लाह के हुजूर कुर्बान कर दे और एक लफ्ज शिकायत भी जुबान पर ना आए। और इस्लाम का इतना बड़ा एक सबक, आज से सिर्फ आप 20 दिन पीछे चले जाएं तो 10 जुल्हज थी। 10 जुल्हज इस्लाम का आखिरी महीना है इस्लामी महीनों में, जो आपके लिए कमरी महीने। वैसे तो मैं समझता हूं कि जनवरी फरवरी भी इस्लामी ही है, वो उनका हिसाब सूरज से है, इनका हिसाब चांद से है। लेकिन चूंकि मुसलमानों की कुछ इबादत चांद के लिहाज से है, जैसे हमारे रोजे और हमारा हज, और कई इबादत हमारी सूरज के लिहाज से है, जैसे हमारी नमाजें या रोजा रखने के औकात, सहरी और मगरिब, तो हमारे सारे महीने हमारे लिए। लेकिन इस्लाम ने चूंकि जब मुसलमानों का उरूज का जमाना था, दौर खिलाफत राशिदा, तो इन महीनों को रिवाज दिया, तो इस तकवीम को, इस कैलेंडर को इस्लामी कैलेंडर कह दिया जाता है आमतौर पर। तो ये जो तकवीम है, इसमें मुहर्रमुल हराम पहला महीना है, जुल्हज आखिरी महीना। पहला महीना कुर्बानी से शुरू होता है और जुल्हज पर जाके खत्म होता है, यानी कुर्बानी पर खत्म होता है। एक नबी के बेटे की कुर्बानी से शुरू होकर हमारा साल एक नबी के बेटे की कुर्बानी पर इख्तिताम पजीर होता है। पैगाम ये देता है कि द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम इज टू सैक्रिफाइस। कुर्बानी देना इस्लाम का अव्वल व आखिर है। कुर्बानी देना और कुर्बानी के लिए हम वक्त तैयार रहना, अपना जान, अपनी माल, इज्जत और आबरू, अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहने का पैगाम मुहर्रमुल हराम हमें देता है। बेशक बड़े बेहतर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। नासिर साहब, ये बताएं कि इस्लामी साल का आगाज़ है, आगाज़ भी हिजरत से है, कुर्बानी से है, इसके आगाज़ पर अल्लाह के हुजूर में दुआएं क्या करनी चाहिए? अच्छा, जो हर महीने शुरू होने पर जो एक दुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, वो मशहूर है, अल्लाहुम्मा अहिल्लु अलैना बिल अम्न वल अमान वस सलामत वल सलाम
वरदवान में रहमान व जवाब में शैतान। ये एक दुआ है, आपके पास अगर कोई गूगल करके उसे निकाल ले महीना शुरू होने की दुआ, या अगर आपके पास लिखा हो तो अपनी स्क्रीन पर भी आप चला देंगे। लोगों के पास आजकल मोबाइल्स है, मिल जाती है महीना शुरू होने की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नया महीना शुरू होने पर यह दुआ सिखाते थे और सहाबा इकराम इस दुआ को सीखते थे और पढ़ते थे, और एक नई जज्बे के साथ, यानी एक महीना मुकम्मल होने पर नए साल का, नए महीने का, आप 12 महीने है ना, तो हर महीने के शुरू होने पर एक जज्बा है कि या अल्लाह सलामती और इस्लाम के साथ, रहमान के ताल्लुक के साथ, कुर्ब के साथ और शैतान से अपनी पनाह के साथ ये महीना शुरू करना। गोया मुसलमान ये एक अज़्म करता है कि पिछले महीने मुझसे जो कमजोरी, जो खता, जो गलती हो गई, उसको छोड़ के मैं नए महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज्यादा करीब होकर ज्यादा इबादत और अल्लाह के कुर्ब के लिए ज्यादा मेहनत के साथ नया महीना शुरू करूंगा। तो एक जो न्यू मंथ रेजोल्यूशन है उस दुआ के अंदर पाई जाती है। तो जब 12 महीने खत्म होकर एक नया साल शुरू होता है तो यकीनन जो कुर्बानी से शुरू हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा दिल में आ जाता है। तो इंसान के दिल में जब महीना खत्म था तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक की बुनियाद पर कुर्बानी ने दिल में एक अंगड़ाई ली और कुर्बानी का एक जज्बा दिल में पैदा हुआ। वो महीना जब खत्म होकर नया साल शुरू हुआ तो कुर्बानी का एक नया मफहूम सामने आ गया कि वहां तो हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा लिया था, लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच जाने पर वो कुर्बानी ज़िब्ह अज़ीम की सूरत में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देना थी। रसूलुल्लाह के बेटे ने वो कुर्बानी दी। तो इस्लाम के इस माह के आगाज में वैसे एक बात है, जैसे आमतौर पर आज कई लोग इस पर मुबारकबाद भी दे रहे हैं और कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं। मैंने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा काश कि ये करबला का वाकया अगर ना हुआ होता, हम यकीनन उसी जोश और जज्बे के साथ मुबारकबादें देते, इसको सेलिब्रेट करते, लेकिन इस महीने के आने के साथ रसूलुल्लाह के बेटे का गम ताज़ा हो जाता है। हम मुबारकबाद नहीं दे पाते, हम मुबारक वसूल नहीं कर पाते। साल शुरू होने पर अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करते हैं, लेकिन दिल गमज़दा हो जाते हैं। एक शर्मिंदगी भी आ जाती है कि कलमा पढ़ने वालों ने रसूलुल्लाह के बेटे को कुर्बान कर दिया, रसूलुल्लाह के बेटे को ज़िबा कर दिया, हुजूर के बेटे के सामने हुजूर की सारी औलाद को ज़िबा कर दिया, हुजूर का सारा गुलशन, महकता हुआ गुलशन, आबाद गुलशन आशूरा के दिनों में वो जो नमाजों में सल्ले अला पढ़ते रहे, हुजूर के बच्चों को कुर्बान कर दिया, तो दिल दुखी हो जाता है, दिल दुखी हो जाता है। बिल्कुल नासिर साहब, जिक्र ऐसा है, मुहर्रम भी उसका आगाज़ हो चुका है, तो ये जिक्र होता रहेगा और हम भी अपनी जानिब से जो पुरसा अदा कर सकते हैं वो करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। ना सिर्फ शो का इख्तिताम है बल्कि उसके साथ साथ वीकेंड है, और वीकेंड पर जाते जाते हम हमेशा एक रिमाइंडर देते हैं आपको हमारे फ्लैगशिप शो के हवाले से, कारवां सराय के हवाले से। तो जनाब, आपको ये बताते चलें कि यूनेस्को की जानिब से लाहौर शहर को द सिटी ऑफ लिटरेचर करार दिया गया है, और जब तज़किरा हो लाहौर का तो तारड़ साहब से बेहतर अहाता कौन कर सकता है। आइए चल कुछ झलकियाँ देखते हैं शो की। आप यकीनन आगाह होंगे कि यूनेस्को ने तकरीबन 2-3 बरस पेशतर दुनिया के तकरीबन 40 शहरों को खिताब दिए थे उसकी तहकीक के मुताबिक। उसमें मोरक्को के शहर भी थे, अफ्रीका के भी थे, वगैरह वगैरह, और उसमें बड़े सगीर के भी शहर थे, तकरीबन 6 शहर। और उन 6 शहरों में लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया। अब ज़रा इस पे गौर कीजिए कि पूरे बर्रे सगीर में ना लखनऊ को, ना दिल्ली को, ना बम्बई को, ना किसी भी मशहूर शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर नहीं कहा गया। हिजाब इम्तियाज़ अली, अनारकली के खालिक इम्तियाज़ अली ताज साहब की बेगम बड़ी क्लासिकल खातून थी। ज़ाहिर है जब मैं उनसे मिला तो 90 से ज़्यादा ही उनकी उम्र थी, विग पहनती थी और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त विग्स उस ज़माने में पहनती थी, और उनके नावल बड़े मशहूर थे। उनका एक नावल पागल खाना था, बल्कि पहली मरतबा जब मैं उनको मिल के वापस आया तो मेरे वालिद साहब ने बड़े रश से मुझे देखा कि अच्छा आप हिजाब इम्तियाज़ अली को मिल के आए, क्योंकि हिजाब इम्तियाज़ अली वॉज द फर्स्ट वेमन पायलट इन द सब कॉन्टिनेंटल। तो बाहर तौर वो अपने घर में मनो सलवा के नाम से अदबी मीटिंग्स
करवाया करती थी, वहाँ खाना वाना होता था। अमृता प्रीतम बहुत बड़ा नाम है, गुजरांवाला से वो लाहौर आ गई, छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। साहिर के साथ उनकी मुलाकातें रहीं, साहिर उनके घर भी जाया करते थे। अच्छा, साहिर जो थे, क्या इनकी मुलाकातें लाहौर में शुरू हुई या बॉम्बे जाकर? जैसे लाहौर में शुरू हो गई थी। अमृता शादीशुदा थी और उनके जो धनीराम रोड पे उनका जो घर है वहाँ पे खुद साहिर ने लिखा हुआ है कि साहिर बड़े शर्मीले थे। तो अल्लामा इकबाल वहाँ सोफे पे दराज हो गए और उनको छींके भी आ रही थी और सर दर्द भी कर रहा था, तो उन्होंने सर अपना पकड़ रखा। तो जनाब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, देखना मत भूलिएगा इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा जरूर और बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।